एवरीवन। दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसा लगा कि यार सीए में आके सिर्फ पढ़ाई की है, कॉलेज लाइफ का रिग्रेट था। मुझे भी दोस्तों ऐसा लगता था 2 साल पहले जब मैं मेरे आर्टिकलशिप के स्टार्ट में था कि यार सीए में आके सिर्फ मैंने स्टडीज ही की है, मेरे को ना कोई कॉलेज लाइफ में ना कोई इवेंट्स वगैरह कुछ नहीं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कराती है बट आप लोगों को ये बारे में पता नहीं है। तो इसी के रिलेटेड मैं आज एक पॉडकास्ट लेके आ गए हूँ अभिषेक भाई एंड चिराग भाई के साथ। सो डू वॉच इट टिल द एंड, आप लोगों को बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। एंड ये पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें आईसीआई के नॉन एकेडमिक चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्हें लगता है इंस्टीट्यूट में सिर्फ आर्टिकलशिप होती है, फिर फाइनल की स्टडीज और फिर सीए बनना थे। ऐसा नहीं है। तो पूरा पॉडकास्ट एंड तक आई होप आपको अच्छा लगेगा, एंड अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है सूरत से दो धुरंधर, चिराग जोशी और अभिषेक पांड्या। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि हम आज आईसीआई के नॉन एकेडमिक चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप हमारे चैनल पे आए। एंड होपफुली आप सीए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे दोनों भी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इतनी रात को जब 11 बज चुके हैं। सो या, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभिषेक भाई के साथ स्टार्ट करेंगे। अभिषेक भाई बताइए कि आईसीआई में सिर्फ पढ़ाई होती है या फिर कॉन्फ्रेंसेस का मजा भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनय फॉर हैविंग अस। तो बात करते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो आईसीआई कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इट इज लाइक अ गेट टुगेदर फॉर अ सीए स्टूडेंट्स, कि सीए स्टूडेंट्स स्टडी वगैरह सब छोड़ के भी मतलब फन वगैरह भी कर सकता है। मतलब गेट टुगेदर, अगर आइसोलेशन में है हम लोग तो बाहर अलग एक दुनिया है जहाँ पे हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए मेनली कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्फ्रेंस कितने टाइप की होती है। दे आर मेनली 6 टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस: ब्रांच लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, मेगा मेगा लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो इन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रांच लेवल है तो मतलब सूरत ब्रांच की तरफ से या पुणे ब्रांच की तरफ से होती है। एंड मेगा मेगा कॉन्फ्रेंस में रीजनल वाइज होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरा नेशन वाइज होती है, इंटरनेशनल में आउट ऑफ इंडिया के भी स्टूडेंट होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के सब होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि सीए स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कॉन्फ्रेंस में। सो फॉर अ कॉन्फ्रेंस, इसमें अलग अलग चीजें होती है। अटेंडी बन सकते हैं हम लोग, एमओसी बन सकते हैं, वॉलेंटियर बन सकते हैं या पेपर प्रेजेंटर बन सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होती है। एज ए अटेंडee, you have to pay a nominal charge, for example 400 to लेके 800 तक, अगर डिपेंड अपन ब्रांच टू ब्रांच की कितने ब्रांच में कितने रखे नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से। तो उसके बाद होता है वॉलेंटियर, होता है एमओसी, होता है और पेपर प्रेजेंटेशन होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है क्या चीज। वॉलेंटियर मतलब कोऑर्डिनेशन। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, बड़ा इवेंट है, ग्रैंड इवेंट है। तो 2 दिन में आप कैसे फॉर एग्जाम्पल किसे डे टू डे पार्ट ले सकते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना बड़ा इवेंट है तो ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अकेले बंदे से तो होगा नहीं। तो इसलिए काफी लोग चाहिए होते हैं इसके लिए, अराउंड 50 to 100, अराउंड डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच कितनी बड़ा कॉन्फ्रेंस है। तो इस हिसाब से लोग करते हैं। इसका रिक्रूटमेंट बहुत ईजी होता है। जो इंस्टाग्राम पेज है जिस ब्रांच का, तो वो लोग पोस्ट डालते हैं कि भाई यहाँ पे वॉलेंटियर चाहिए हमको, तो आप जा सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप सीए स्टूडेंट होने चाहिए, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल कोई भी लेवल का हो। तो ये चीज है। तो इसका आपका बेनिफिट मिलता है, आपको नेटवर्किंग मिलती है, आपको डे टू डे मतलब ऑपरेशन सब सीखने को मिलता है कि भाई कैसे होती है, कैसे डीलिंग होती है। अलग अलग लेवल भी डिवाइड किए होते हैं कि स्टेज मैनेजमेंट है, फूड मैनेजमेंट है, कि क्राउड मैनेजमेंट है, अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो ये हुई वॉलेंटियर की बात। अब करते हैं एमओसी की बात, द मास्टर ऑफ सेरेमनी। इसमें आपको 2 से 3 मिनट के लिए जो भी गेस्ट आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल बीबी सर आए या कोई बड़े सेलिब्रिटी आए, तो उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि भाई ये सर है। तो उनका आपको 2-3 मिनट के लिए आपको माइक मिलता है कि स्टेज पे जाके बोलना हो। तो ये चीज है एमओसी में। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। मतलब एज ए सीए स्टूडेंट कंपलसरी सीए स्टूडेंट का इवेंट है तो सीए तो होना ही चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं कि आर्टिकल से वो होने चाहिए, ऐसे फाइनल का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अबाउट एमओसी का बात हुआ। अभी मेन बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। सो पेपर प्रेजेंटेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, मतलब करंट होनी चाहिए। अगर आप चालू करने वाले हो या आपकी खत्म हो चुकी है तो कुछ नहीं चलेगा आपको, मतलब आर्टिकल होने चाहिए। मतलब 2 साल का जो फेस होता है ना, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन की होता क्या है। पेपर प्रेजेंटेशन
मतलब आईसीए आपको स्टेज देता है 10 से 15 मिनट में कि आपको 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक में से एक टॉपिक पे पूरा बोलना है, रिसर्च करके पीपीटी बना के प्रॉपर बोलना है इन फ्रंट ऑफ 100, 1000, 500, डिपेंड अपॉन द लेवल, कौन सा लेवल पे कॉन्फ्रेंस है। तो आपको एक पब्लिक स्पीकिंग का एज मिल जाता है, पब्लिक स्पीकिंग का। आपके सेम एडिशन हो सकता है कि भाई आप पब्लिक स्पीकर हो, स्किल आप में बोलने की, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग वगैरह जो बाय तो बाय डिफॉल्ट आने वाली है। तो ये चीज है पेपर प्रेजेंटेशन की। और हम्म। एडिशन टू इट कि पेपर प्रेजेंटेशन साल में से 2 बार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर अपना अप्रैल से लेके मई है, तो अगर दो आपने खत्म कर ली, फॉर एग्जांपल एक नेशनल कर ली और एक मेगा कॉन्फ्रेंस कर ली, तब फर्दर एलिजिबल नहीं हो आगे कॉन्फ्रेंस के लिए। तो राइट। आपका मैक्सिमम लिमिट यही है कि 2 पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। एंड इसके ऐसे एक्सेप्शन पार्ट भी है कि कुछ छोटे छोटे ब्रांच होती है, वो लोग ये क्राइटेरिया नहीं देखते कि भाई पेपर प्रेजेंट किया है कि नहीं किया है। उन लोगों को हम्म। स्पीकर चाहिए होते हैं। मतलब मैं छोटी ब्रांच की बात करूँ, बड़ी लेवल पे तो ऑब्वियसली ये क्राइटेरिया है, वो छोटी ब्रांच वाले ये नहीं देखते। ये चीज हुई। लेट्स टॉक अबाउट दी। हाँ, तो इसमें जाते कैसे हैं, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं पेपर प्रेजेंटेशन में। तो पेपर प्रेजेंटेशन में मेनली आप जो भी पर्टिकुलर कासा या सिटी का जो ब्रांच है, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। दूसरा है आईसीआई की जो एक पोर्टल है, लर्निंग पोर्टल के नीचे एक है, एक्टिविटी पोर्टल है। एक जो, सॉरी, बीओएस एक्टिविटी पोर्टल बोलोगे? या हम्म। बीओएस एक्टिविटी पोर्टल है। हम्म। उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ कॉन्फ्रेंस है, कहाँ सेमिनार वगैरह है। तो हम्म। कॉन्फ्रेंस के पता चल सकते हैं वहां से। तो ये चीज है। तो अब में क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है, मतलब क्या कैसे हम पहुंच सकते हैं वहाँ पे। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसर्च पेपर होता है, वो अपलोड करना होता है। 1500 से 2000 वर्ष में कुछ होता है, हम्म। डिपेंड अपन तो मतलब उन्हें एवरेज जितना ही होता है। हम्म। बाकी डिपेंड करता है, भी कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि भाई 2000 के ऊपर वर्ष हो। ये एक है। दूसरा एक वीडियो बनाना होता है, हम्म। 3 से 4 मिनट का एक वीडियो होता है, जिसके अंदर आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस जो टॉपिक आपने जो चूज किया है उसके बारे में आप बोल सकते हो कि भाई ये टॉपिक ये रिगार्डिंग है। तो 3 से 4 मिनट में तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी पता चल जाएगी कि बोलना आता है कि नहीं। थर्ड वन इज डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई ये बंदे ने 2 साल से कम पेपर प्रेजेंट किया है, 2 साल, ये आखिरी पेपर प्रेजेंट है ये, इस साल के उसके बाद एलिजिबल नहीं है वगैरह। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये फॉर्मेट है, आप फिल करके दो, साइन करके दो। और नेक्स्ट पार्ट है पीपीटी की बात है। हाउएवर काफी ब्रांच, मतलब वेस्टर्न रीजन में भी बहुत कम होता है, बाकी ब्रांच में ऐसा होता है कि अगर सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ही पीपीटी बनानी होती है। और काफी ब्रांच ऐसे करते हैं कि पीपीटी भी एक साथ ही मंगा लेते हैं हम्म। पीडीएफ फॉर्म में और वर्ड फाइल, मतलब पीडीएफ। और हम्म। जो पीपीटी जब मेन है उसमें प्रोवाइड करवाती है कि भाई इस चीज में आप बना के दो हमको। तो ये चीजें है। बाकी करते बात रिम्बर्समेंट की कि भाई अगर हम आउट स्टेशन स्टूडेंट है और हम्म। हमको पेपर प्रेजेंट करने, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम सूरत, अब मुझे पुणे जाना है पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तो मैं तो ट्रैवल करके जाऊंगा, वहां पे रहूंगा, तो मेरा तो खर्चे ही होगा ना। हम्म। मेरे को स्टेज मिल रहा है, मोमेंट भी मिल जाएगा, पर हम्म। मैं तो खर्चे ही होगा ना, मेरा क्या फायदा है इसमें। तो इसके लिए ऐसे प्रोवाइड यू रिम्बर्समेंट। रिइंबर्समेंट कितना है आपका? 2 टायर एसी एक्चुअल एक्सपेंस जो मैक्सिमम जो लिमिट है, अगर ट्रेन बाय ट्रेन में जाता हूँ पुणे के लिए, तो टू हम्म। टायर एसी तक का टिकट का रिइंबर्समेंट पूरा का पूरा मिलेगा। अगर आपने तत्काल में बुक की है तो भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा। हम्म। प्लस 2500 इंसिडेंशियल एक्सपेंस प्लस लॉजिंग, लॉजिंग के लिए तो रहना खाना। और जब भी ट्रैवलिंग आप लोकल ट्रैवल करोगे पुणे में या कोई मतलब जहाँ पे आप जा रहे हो, तो आपका 2500 के अंदर सब इंक्लूड है। आपको मैक्सिमम लिमिट है पर डे की, उसमें आपका जो भी एक्सपेंस है वो रिम्बर्स कर सकते हैं। और मैक्सिमम अभी इतना ऑफिशियल नहीं है, बट मैक्सिमम 4 to 5 डेज का ही होता है। अगर आप हम्म। इतना दूर गए हो कि इतना ट्रैवल हो रहा है कि 6-7 दिन लग गए, फिर भी ऐसे आपको मैक्सिमम 5 डेज का ही रिम्बर्स करेंगे। ये चीजें हैं। भाई और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है रीइंबर्समेंट मारने का, और मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है रीइंबर्समेंट आर्टिकल्स को कैसे मारनी है यहाँ पे। या तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली। है रीइंबर्समेंट तगड़ी, मतलब एक्सटेंड जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रीइंबर्समेंट मार लेना। आपको पता है कैसे मारना है, ठीक है। सो या कंटिन्यू Obviously, अभिषेक भाई। भाई, that's all about the paper presentation. या श्योर। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई एंड चिराग भाई, दोनों ही एक्सीलेंट पेपर प्रेजेंटर्स हैं। दोनों ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए पेपर्स, इसलिए हम जैसे स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता है प्रेजेंट करने का। सो इसी के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे मैंने आज इनको इनवाइट किया है।
अभिषेक भाई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कवर कर दिया है। अब मैं बुलाना चाहूंगा चिराग भाई को, जो नेशनल टैलेंट सर्च, ये साल में एक बार इवेंट आता है, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें उसमें रहती है। या चिराग भाई कंटिन्यू। So first of all, I am Chirag, and Vinay, thank you so much for inviting us on your channel. थैंक यू। And सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे रूल्स हो गए या फिर किस तरीके से अप्लाई वगैरह करना है, इट इज सिमिलर टू पेपर प्रेजेंटेशन। जब आप एक पेपर प्रेजेंटर के लिए आप अप्लाई करते हो उसी तरीके से नॉर्मली होता है, बस इसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले NTS, नेशनल टैलेंट सर्च, इट्स मोर लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट वाले लोग आकर आपस में compete करते हैं। जैसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है उसके अंदर जो आपका फोकस होता है मोर टूवर्ड्स पब्लिक स्पीकिंग, वहां पे सारे स्पीकर्स आके आपस में कंपटीशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जूरी होती है, रिजल्ट अनाउंस होता है, वन विल बी द विनर। NTS इज मोर लाइक कंपटीशन, all over competition. It includes public speaking, it include drama, it include music, it include debates, it include many other events और other activities. So अब यहाँ पे क्या होता है ना, पूरे अपने इंडिया के लेवल के पांचों रीजन के हो गए, ठीक है, पांचों रीजन के बंदे आते हैं और नेशनल लेवल पे compete करते हैं। अब सबसे पहले वो डायरेक्टली नेशनल लेवल पे compete नहीं करते, तो इसका मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सपोज मान लो कोई बंदा है जिसको NTS में पार्ट करना है, स्टार्ट से एंड तक क्या प्रोसेस होगा बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई पता कैसे चलेगा, तो दो तीन ही जगह है। सबसे पहले तो अगर आपका कोई कमेटी में फ्रेंड है, वो आपको इन्फो कर देगा। कमेटी के ग्रुप्स होते हैं, आपके सिटीज में होंगे, अगर आप उनमें ऐड हो वॉलंटियर के ग्रुप में या सब कमेटी में, तो आपके फ्रेंड्स आपको बता देंगे। दूसरी चीज है, इन जो भी आप शहर में हो उस शहर के विकासा का एक इंस्टाग्राम हैंडल होता है, वहां पे आपको इन्फो भर भर के मिल जाएगी। कोई भी एक्टिविटी है, इधर उधर जाना है, ट्रिप है, उसमें सब आता है। तो दे ऑल्सो पुट पोस्ट ऑन NTS कि भाई NTS का इवेंट होने वाला है, इतनी तारीख को होगा, इतनी तारीख तक आप एप्लीकेशन जमा कर सकते हो। एंड तीसरा वो ये BOS एक्टिविटी पोर्टल पे आप जाके फाइंड कर लो कि भाई कौन कौन से इवेंट्स अपकमिंग्स हैं, वहां पे आपको पूरी इन्फो मिल जाएगी। वहां पे तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाएगी, भाई आपको जिस शहर की देखनी है आप वहां की देख सकते हो। तो यहाँ से आपने पता कर लिया कि चलो भाई मैंने पता कर लिया NTS कब है। अब कब है पता कर लिया, तो सेकंड क्वेश्चन आता है कि मैं पार्ट कैसे लूं, ठीक है। तो पार्ट कैसे लूं से पहले आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके अंदर क्या स्किल है और आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो। और जब आप ये चीज सोच रहे हो ना कि मुझे ये चीज प्रेजेंट करनी है, तो आप एक चीज माइंड में रखना, देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेजेस। पहला स्टेज होता है कि मैं अपने पैशन के लिए टू बी हैप्पी, टू फील हैप्पी, मैं अपनी खुशी के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, गुड, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन जब आप NTS में आते हो, दिस इज मोर अबाउट कंपटीशन। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्यों, वो आपको आगे जब मैं इनको दूंगा आपको और आइडिया आ जाएगा ब्रॉड व्यू में। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा कि ठीक है मेरे को पार्ट करना है, तो मैं किस में पार्ट करूं। तो क्वेश्चन ये आता है क्या इसमें भी पेपर प्रेजेंटर की तरह पब्लिक स्पीकिंग ही आना जरूरी है, या सो कॉल्ड इंग्लिश ही आना जरूरी है, या सो कॉल्ड आपकी वो जो टीचिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो गए, एक्सप्लेनेशन स्किल्स हो गई, क्या यही आना जरूरी है? नो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सिंगिंग हो सकता है, आप मान लो सिंगिंग नहीं, सॉरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने में, सिंगिंग में भी आगे जाके ये लोग ऐड कर देंगे, तो तब का तब देख लेंगे। बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लो किसी को पियानो बड़ा अच्छा बजाना आता है, किसी को हारमोनियम अच्छा बजाना आता है, कोई तबला अच्छा बजा लेता है, ठीक है। तो एक ये कंपटीशन हो गया। दूसरा हो गया यू आर वेरी गुड इन डिबेट, उसके अंदर आप गुड हो तो आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर तीसरा आ जाता है पब्लिक स्पीकिंग में है, तो आप इसके अंदर भी स्पीचेस वगैरह होती है, तो आप उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, उसमें भी। फिर अगर आपको लग रहा है आप ड्रामेटिक हो, थोड़े ड्रामेबाज हो, तो आप ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसमें ना अपॉर्चुनिटीज मतलब होती है बहुत सारी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता लेकिन आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो आप स्टेज कवर नहीं कर सकते। यू कैन कवर द स्टेज, यू कैन रॉक द स्टेज if you have that particular talent which is mentioned in NTS list। जिस भी चीज का कंपटीशन हो रहा है, इवन पेंटिंग्स का भी होता है। तो अगर आप मान लो अकेले में पेंटिंग वगैरह बनाते हो और आपको लगता है कि भाई इस टैलेंट की कदर ही नहीं है, इस किताबों की कदर है, ना 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 भाई, आप NTS में जाओ, अपनी पेंटिंग वहां पे सबमिट करो। अगर आपका सिलेक्शन होता है
तो you have opportunity to showcase your knowledge to at national level, not just at city, not just at region, but at national level. And who knows, you may be the next winner. सो ये था एक ब्रीफ आइडिया अबाउट कि चलो अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मेरे को पार्टिसिपेट किसमें करना है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं ड्रामा वगैरह कर सकता हूँ या मैं पेंटिंग वगैरह में अच्छा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने पार्ट ले लिया। अब थर्ड आता है थोड़ा सा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कि भाई एप्लीकेशन वगैरह कैसे करना है। तो जो भी उनके आपकी पर्टिकुलर सिटी के इंस्टाग्राम हैंडल्स होंगे ना, दिया होगा वहाँ पे किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और कमेटी वगैरह के ग्रुप्स में भी आता है, प्रॉपरली लिखा होता है कि इतनी फीस है, 100, 50, 150 डिपेंड ऑन सिटी, जो भी आपकी फीस है। और एक गूगल फॉर्म आता है, उसके अंदर अगर आप मान लो जैसे डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो गूगल फॉर्म में डिबेट सिलेक्ट कर लो, पेंटिंग है तो पेंटिंग कर लो, ड्रामा कर रहे हो ड्रामा कर लो। कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए ना टीम लगती है, जैसे ड्रामा हो गया, ठीक है, तो आपको उसके लिए आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके भी नाम वगैरह लिखने पड़ेंगे, ठीक है, उनकी इन्फो लिखनी पड़ेगी, WRO मेंशन करना पड़ेगा, एंड आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सिंपल प्रोसीजर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। आप गूगल फॉर्म कैसे भरते हो उस तरीके से भर दो, हो जाएगा। अब तीसरी चीज भी चलो अपनी प्रोसीजर वारी हो गई। अब चौथी चीज पे आते हैं, वो है प्रैक्टिस। ये मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई फॉर्मल स्टेप्स में नहीं आती, बट ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी सेड, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन है, हाँ, आपको ऑब्वियसली आपका ये पैशन है या फिर ये आपकी कह सकते हैं हॉबी है, तभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अदरवाइज आप किताबों के साथ ही खेल रहे होते। लेकिन अगर आप वहां जाके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, पेंटिंग करो, दिस इज योर हॉबी, तो आप दिल से तो करोगे। बट जब दिल से करने के साथ साथ एक चीज माइंड में रखने की, दिस इज अ कॉम्पिटिशन, तो उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आई वुड से अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपका कॉम्पिटिशन होगा सिटी लेवल पे। आपकी जो भी पर्टिकुलर विकास अपनी ICAI की ब्रांच होगी, वहाँ पे विकासा वाले लोग वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे NTS का, और ये बड़े जोरों शोरों से होता है भाई, बहुत मजा आता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं एक ही दिन पे हो रहे होते हैं, तो ये बड़े जोरों शोरों से होता है। आपको पता चल भी जाएगा कब होने वाला, आप वहाँ जाओ, परफॉर्म करो, उसके कुछ देर बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप विन कर जाते हो तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंचते हो, वो होता है रीजनल लेवल। ठीक है, तो अभी मैं पांचवें स्टेप की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लिया आपने, अभी पांचवें पे अपन आ गए कि परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो, यू विन सिटी लेवल, देन यू गो टू रीजनल, इफ यू विन देयर यू गो टू नेशनल। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्या ये सब हमारे शहर में होने वाला है? नो, सिटी लेवल कंपटीशन सिटी में होगा, रीजनल लेवल कंपटीशन आप जिस रीजन के हो, सपोज मान लो मैं वेस्टर्न रीजन का हूँ, तो वेस्टर्न रीजन के जितने भी सिटीज है जहाँ पे NTS हुआ है, वहां के सारे लोग आके एक कोई शहर होगा वहां पे compete करेंगे। जैसे मैं बात करूं वेस्टर्न रीजन की, बहुत मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मुंबई में ही इवेंट होता है रीजनल का, और वो लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर जूरी होती है वहां पे आपको मार्क्स देने के लिए, इवन एट सिटी लेवल ऑल्सो जूरी होती है। मुंबई में एग्जाम्पल, आपका मुंबई में रीजनल लेवल कॉम्पिटिशन है तो वहां आप सब लोग जाते हो। अब क्वेश्चन नहीं आता भाई, एक तो मैंने अपनी पढ़ाई मिस करी, आर्टिकलशिप मिस करी, अब वहां मैं इतना दूर जा रहा हूँ, 4,000 मेरी पगार है, भाई परवड़ेगा नहीं मेरे को, और घर वाले अलाउ करते नहीं है। इवन मैंने भी पार्ट लिया था, मेरे घर वाले नहीं अलाउ करते हैं। वो खुश हुए जब मैंने उन्हें बताया मैं जीता हूँ, वो खुश हुए जब पता चला वहां मेरा बेटा मुंबई जाएगा, लेकिन जब मैंने बोला मम्मी ये पैसे लगेंगे, उन्होंने बोला बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दे। सो जो तो अब आपको ये टेंशन हो रहा होगा भाई पैसे भी लगेंगे, तो इसमें सिंपल मैं आपको बता दूं, एक एक पैसा ICAI रिम्बर्स करता है, जैसा कि अभिषेक ने कहा। और मैं सच बताऊं, 500 600 ज्यादा ही मिलेंगे, कम तो नहीं मिलेंगे आपको। आपके घर के बाहर कदम रखने से लेके स्टेज स्टेज से लेके वापस घर के अंदर कदम रखने तक के पैसे मिल जाते हैं आपको, लेट सही लेकिन मिलते हैं। देर लग जाते काफी बार, महीना 1.5 महीना 2 महीना खिंच जाता है, लेकिन मिल जरूर जाते हैं। तो आप उसका टेंशन मत लेना कि भाई फाइनेंस का थोड़ा वो, तो उसका कोई इशू नहीं। इफ यू हैव टैलेंट यू कैन शोकेस योर टैलेंट एंड यू कैन रॉक द स्टेज एंड यू कैन विन द जो भी आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि चलो चिराग भाई हम रीजनल पे चले गए तो उसमें क्या सीन होता है? तो आपको 1 डे बिफोर द परफॉर्मेंस आपको जाना पड़ता है। जैसे मान लो आपका 25th को कॉम्पिटिशन है, तो 24th को आपको वहां पहुंचना होता है, एंड 25th को परफॉर्म करके एक दिन और आपको 26 तक आप वहां पे रुक सकते हो। अब ये आता है कि होटल वगैरह जो होती है रीजनल लेवल पे, जितना मैंने देखा है, फिर से बता रहा हूँ, डिपेंड ऑन सिटी जहाँ पे रीजन कंपटीशन हो रहा है, बट रीजनल लेवल पे क्या होता है ना, ज्यादातर लोग
खुद ही, मतलब जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ ड्रामा कंपटीशन में, तो मैं खुद ही डिसाइड कर लेता हूँ मेरे को ये होटल जाना है, ठीक है, मैं इस कैब से जाऊंगा, प्रोग्राम जहाँ हो रहा है, फिर वापस आऊंगा यहाँ से, मैं ये खा रहा हूँ पी रहा हूँ, और वो जो भी एक्सपेंस हुआ है मैं वो सबकी जो लिस्ट है, इन्फो है, वो आईसीआई को प्रोवाइड कर देता हूँ। आईसीआई उसके बेसिस पे उनका पर्टिकुलर रहता है कि 2,500 रुपये पर डे मोर देन इनफ है। हमने तो मुंबई जैसी सिटी में भी मस्त 2,500 में तो दिन के में आराम से चीजें निकाली है। आराम से तो यार। आई थिंक अगर कोई मुंबई में निकाल सकता है 2,500 में, तो मैं तो बोलता हूँ वेस्टर्न रीजन क्या है, वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी सिटी में निकाल सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो हाँ, तो वो फंड इनफ रहता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बिल्स वगैरह आपको मिल रहे हैं उन्हें संभाल के रखो, प्रॉपरली सबमिट कर लो, उनका प्रोसीजर होता है, वो आपको जब आप वहां जाओगे तो वो लोग बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज हुई। अब मान लेते हैं आप रीजनल लेवल पे जीत गए, तो अब क्वेश्चन आता है नेशनल लेवल। फिर से आपको रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, आपको उसकी नहीं चिंता करनी। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते हैं, सिटी टू रीजन, रीजन टू नेशनल, कंपटीशन बढ़ता है। when I had participated in NTS, I was surprised, literally surprised by seeing the performances of my competitions, क्योंकि मैंने ड्रामा में पार्ट लिया था। रीजनल लेवल पे एक से बढ़ के एक बंदे आते हैं। यस, एक्सेप्शन डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी एंड रीजन टू रीजन, बट हम जहाँ पे थे मुंबई में एक से बढ़ के एक बंदा आता है। एंड सच बोलूं, सबका ऑलमोस्ट 19-20 लगता है। इवन जूरी भी कंफ्यूज हो जाती है, भाई हम किसे जिताएं, क्योंकि वो इतना बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते हैं। प्रॉप से मैं ड्रामा में मैंने पार्ट किया, तो मैं ड्रामा की बात करूंगा। ठीक है, प्रॉप से लेके, पिच से लेके, स्टोरी से लेके, वो लोग एक एक चीज नोटिस करते हैं। एंड बिलीव मी, जब मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज नोटिस करते हैं, वो लिटरली एक एक चीज नोटिस करते हैं। मान लो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पता नहीं देना चाहिए नहीं, बट मैं दे देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था ना, ड्रामा में एक सीन था, तो उसमें मैं आउट ऑफ द स्क्रिप्ट चला गया। अच्छा परफॉर्म किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब मेरे चेहरे पे वो दिखा नहीं। जूरी को स्क्रिप्ट थोड़ी मालूम है, मुझे मालूम है स्क्रिप्ट क्या है, पर मैंने कवर कर लिया था। मतलब कोई नॉर्मल बंदा बता ही नहीं सकता था कि ये बंदा आउट ऑफ स्क्रिप्ट गया। एक डायलॉग था, एक मतलब कुछ एक्ट करना था, वो हल्का सा मैंने आउट ऑफ स्क्रिप्ट किया था। यू वोंट बिलीव मी, वो जूरी ने जब कॉम्पिटिशन एंड हुआ, मेरे को बोलती है एक टाइम तो आप आउट ऑफ द स्क्रिप्ट भी गए थे और आपने वहां वैसे कवर किया। आई वॉज लिटरली शॉक कि भाई उस बंदे को पता कैसे चल रही है चीज, क्योंकि स्क्रिप्ट मुझे पता है ना, उस बंदे को कैसे पता। तो जूरीज बहुत अच्छे लेवल की आती है। ठीक है, एटलीस्ट हमारे टाइम में तो थी रीजनल लेवल पे। तो जूरीज वगैरह भी आती है, तो आपको ना हल्का सा कॉम्पिटेटिव माइंड रखना पड़ेगा। मैं बार बार कंपटीशन पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ। अब आप लोग बोलोगे भाई पढ़ाई में भी डिसिप्लिन, या ताकि आप डिसिप्लिन रहो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, बहुत बुरा लगता है जब आप सिटी से क्लियर करोगे, फिर रीजनल जाओगे वहां नहीं होंगे, या फिर रीजनल से जाके नेशनल में नहीं होंगे, तो इट हर्ट्स। ओके, राइट। सो इसीलिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना है जब तक आपकी परफॉर्मेंस ना हो जाए, बाद में यू एंजॉय। और उसके बाद जब आप नेशनल पे जाओगे, तो वो कोई भी एक रीजन पकड़ेंगे, इंडिया का कोई भी रीजन हो सकता है, उसमें एक सिटी होगी, कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है, तो वहां पे नेशनल लेवल होगा। जैसे पिछली बार जो हुआ था उदयपुर में हुआ था, नेशनल लेवल पे ज्यादातर 80% ऑफ ऐसा होगा कि होटल वो लोग अरेंज कर देंगे, खाने पीने का भी ऑलमोस्ट वो लोग अरेंज कर देते हैं। आपको बस जाके अपने परफॉर्मेंस पे आप ताकि फोकस कर पाओ, क्योंकि नेशनल लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ना, अब आप लोग सोच रहे होंगे हाँ, एक मिनट आया मैं, एक मिनट। हम्म। गो। क्या कंटिन्यू। ओके, सो फिर आप नेशनल लेवल पर, अब वहां पे आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो आप जिस भी पर्टिकुलर कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, उस हिसाब से आपको चीजें करनी पड़ेगी। एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब आप रीजनल पे जाओ या इवन नेशनल पे जाओ, रीजनल पे भी मैं बोलूंगा ये करना चाहिए, और नेशनल पे तो डेफिनेटली करना चाहिए। 2-3 पर्सन ऐसे रखो जिनको एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी, और उनके सामने एक बार परफॉर्म करो, जो भी आपका परफॉर्मेंस है। वो हो सकता है आपके सिटी लेवल के जूरी हो, अगर आप नेशनल जा रहे हो तो रीजनल लेवल के जूरी हो, या आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया, या वो विनर थे, या उनको इस चीज पे नॉलेज है। उन 2-3 बंदों के सामने आप परफॉर्मेंस दो, वो लोग आपको कुछ इंसाइट्स देंगे, वो आपके बहुत काम आती है। ठीक है, तो ये आप जरूर करना, ये पर्सनल एडवाइस है। बाकी फिर आप नेशनल परफॉर्म करो, और अगर आप वहां भी जीत जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, you had win all the levels, and in the ICI you are the best at that particular talent.
at national level. So और दोस्तों congratulations. And 21,000 में मिलेंगे आपको एक्सक्लूसिव, 21,000 रुपीज और हाँ नेशनल जीतने के। भाई, ये friend, यही एंड नहीं है, आपको रिम्बर्समेंट तो मिलेगा, उसी हाँ। के साथ आपको विनिंग अमाउंट भी मिलता है, यस। जो कि कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता, एनटीएस में मिलता है। यस 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 फॉर श्योर। कॉन्फ्रेंस में खाली रिम्बर्समेंट मिलता है भाई, वहां पे आपको विनिंग अमाउंट मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और वहां पे ऐसा होता है कि विनर को भी मिलता है, और जो भी मतलब सेकंड आता है उसको भी मिलता है, रनर अप को भी मिलता है, यस। थर्ड वाले को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नेशनल पे फिक्स होता है 5 ही टीम होगी, हम्म 5 ही टीम होती है, पांचों रीजन से। रीजनल पे हो सकता है आपको 6 टीम मिले, 7 टीम मिले। यू वोंट बिलीव, डिबेट के लिए तो 40-40 बंदे आ जाते हैं रीजन के लिए। हम्म 40 बंदे, 2 जने डिबेट कर रहे हैं तो 20 डिबेट्स होती है वहां पे। दो दो रूम अरेंज हो जाते हैं कि भाई कुछ लोग इस रूम में जाओ, कुछ इस रूम में जाओ, तो बहुत कंपटीशन तगड़ा ही होता है। ठीक है, बट नेशनल पे ये होता है कि जो भी फिल्टर कर करके आए होते हैं ना, एकदम परफेक्ट हीरे, वो आपस में कॉम्पीट करते हैं। पांचों रीजन से आते हैं, 5 ही टीम्स होती है, एंड उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। टीम या फिर कंटेस्टेंट कह लो, होते हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। राइट। तो ये था ब्रीफ आइडिया अबाउट एनटीएस, जो ब्रीफ नहीं था शायद ज्यादा, बट इतना आइडिया आपको होना चाहिए अगर आप सोच रहे हो एनटीएस में पार्टिसिपेट करने के लिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कुछ क्वेश्चन हो तो विनय भाई आप भी राइट राइट। पूछ नहीं, सकते हो। आपने आपने और अभिषेक ने इतना प्रिसाइजली कवर किया ना सब कुछ इतने कम टाइम में कि एटलीस्ट क्वेश्चंस तो मुझे नहीं है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटीज अपने पास होती है, अपन ग्रैब करना भूल जाते हैं। जैसे नेशनल जीतना बहुत बड़ी बात है, अपने को प्राइजेस मिलते हैं, रिimbursement भी मिलती है, खर्चे का भी कोई टेंशन नहीं होता है। बट अपन कहाँ पे ट्राई नहीं करते अपने, रिस्पेक्ट नहीं अपन देते। आलस में रह जाते हैं। सो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, एक दिन आप भी अभिषेक और चिराग की तरह किसी के पॉडकास्ट में रहोगे। बट उसके लिए दोस्तों ट्राई करना जरूरी है और कुछ अचीव करना जरूरी है। तो हमने दो चीजें कवर कर दी है, फर्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड इज एनटीएस। राइट। सो या हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बात कर लिया, एनटीएस के बारे में बात कर लिया। दोस्तों, इसमें बहुत सारे और इवेंट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है हर साल, बट हमें पता नहीं होता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल विजिट कंडक्ट करता है, जिसमें हम अपने सिटी और स्टेट के बाहर, जैसे मैं आपको हमारे ब्रांच के बारे में बोलूँ, पुणे ब्रांच के बारे में, तो हर साल पुणे ब्रांच एक इंडस्ट्रियल विजिट लॉन्च करता है, जिसमें हम एनएसी में जाते हैं। अभी लास्ट ईयर हम लोग जेएनपीए पोर्ट गए थे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एंड इस साल हम लोग एनएसी गए थे विजिट करने के लिए। तो ऐसे काइंड ऑफ पिकनिक टाइप इवेंट होता है, बट मजा आता है उसमें, नेटवर्किंग अच्छी खासी होती है। फिर सेकंड होता है कॉन्वोकेशन सेरेमनी। दोस्तों, सीए बनने से पहले सीए बनने का फीलिंग, मतलब आप जब देखते हो अपने साथ जो सीए क्वालिफाइड हो गया वगैरह, तो उनको देखने के बाद फीलिंग ही अलग होती है। ऐसा मोटिवेशन आता है अंदर से कि भाई ये करना है एक दिन, मॉम डैड के साथ जब वो फोटो होती है ना, क्रेजी फीलिंग होती है। तीसरी चीज होती है एनुअल फेस्ट। एनुअल फेस्ट मतलब जैसे कॉलेज लाइफ में एनुअल डे होता है, वैसे हमारे सीए, ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। हमारे ब्रांचेस में अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली होता है, साल में एक इवेंट होता है जिसके जल्लोष बोलते हैं। सूरत ब्रांच में भी आई एम श्योर होता ही रहेगा एनुअल फेस्ट बोल के, साल में एक बार। तीसरी चीज है, ये थोड़ी सी स्टडी के रिलेटेड है बट नॉट डायरेक्टली, ये आईसीआई का एक ऑरा बैच होता है, जो आईसीआई दो मोस्टली सैटरडे संडे को होता है, जिसमें कुछ 400 रुपीज की कॉस्टिंग पड़ती है। बट आपको एआई कैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं ना, वो सब चीज़ों के बारे में होता है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स का कवरेज मिलता है उसमें। फिर तीसरी चीज़ है मेंबर्स का इवेंट। मैं लास्ट ईयर आईसीआई का एक इवेंट होता है एआई समिट बोल के, फॉर मेंबर्स। सो एक्सक्लूसिवली ऑल ओवर इंडिया से मेंबर्स आते हैं उस इवेंट के लिए। तो आपको उसमें भी नेटवर्किंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है डायरेक्टली मेंबर्स का। एंड उसमें मेंबर्स के साथ बात करना, फिर इवेंट में एंकरिंग वगैरह करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें भी जाओ, और उसमें आपको गुडीज भी मिलते हैं, जैसे मुझे बैग वगैरह मिला था, खाने को मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो या एंड और एक चीज़, अपन जनरली बोलते हैं कि सीए में सिर्फ पढ़ाई वगैरह होती है, स्पोर्ट्स वगैरह का क्या? तो इंस्टीट्यूट के में स्पोर्ट्स भी होता है। जैसे जो मैं मेरे ब्रांच की बात करूँ तो हमारे साल में एनुअल एक बार स्पोर्ट्स डे भी होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स रहते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया। सो ये सब चीज़ें रहती है, आई एम श्योर बाकी ब्रांचेस में भी होती रहेगी रेगुलर इंटरवल्स पे। सो या अभी तक हमने ब्रॉडली सब चीज़ों पे बात कर दी है कि एज अ सीए स्टूडेंट नॉन अकेडमिक चीज़ों में क्या क्या होती है। और आप देखो, सीए की लाइफ ऑलरेडी बहुत बोरिंग होती है, सो अगर इन सब चीज़ों का तड़का आ जाए तो अपनी सीए जर्नी ऑन अ सिंपल सिंपल नोट थोड़ी आसान हो जाती है, एज कम्पेयर टू जो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है या आर्टिकलशिप कर रहा है। सो आई आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग भी प्लीज़ इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट ले, एंड एक अच्छा नेटवर्किंग एंड हेल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। या आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू
अब अभिषेक एंड चिराग भाई की एक्सपीरियंस की बात करते कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था 2 साल की। चिराग भाई की ऑलरेडी आर्टिकलशिप खत्म हो गई है, अभिषेक की और मेरी 3 महीने में आर्टिकलशिप खत्म होने वाली है। सो या चिराग भाई एंड अभिषेक भाई, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनटीएस में कैसा एक्सपीरियंस था? एंड एकदम ऑनेस्टली मुझे आपसे चाहिए, एकदम 1-to-1 टॉक की एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे क्या चीजें होती है। या हाँ, सो पहले पहले मैं चालू करता हूँ क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बोला हूँ। तो राइट। क्योंकि जो रियलिटी इसमें सीन ऐसा है कि बाहर से अच्छा दिखता है कि भाई कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, सूट पहन के जा रहा है, टाई वगैरह टाई पहन के स्टेज पे जाके बोल रहा है। बट ऑन बैक साइड कि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं वॉलंटियर बना, वॉलंटियर सोल ब्रांच में वॉलंटियर बना। उसके बाद मुंबई गया, मुंबई ब्रांच में वॉलंटियर बना। उसके बाद मैं थोड़ा स्टेप लिया, थोड़ा एमओसी का ट्राई किया, एमओसी में नहीं हुआ, पेपर प्रेजेंट में ट्राई किया, वहां पे नहीं हुआ। मैंने एटलीस्ट 6 to 7 टाइम पेपर प्रेजेंट के लिए अप्लाई किया है, मैंने कंसिस्टेंटली ट्राई किया है सेम ईयर में। तो बाय गॉड ग्रेस मेरा 2 में सिलेक्शन हुआ। ऐसी बात, यस आई एग्री, बोलना ही सब कुछ नहीं होता है, एग्री कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे काफी बार कमेंट आया कि भाई मैं अगर वीडियो डाल रहा हूँ तो बोल रहा है कि आपके बैकग्राउंड नॉइस बहुत है। ये एक एक्सक्यूज था कि मेरे को सिलेक्ट ना करना। एक एक ब्रांच में हुआ है। बाकी मैं बोल रहा कि आप स्पीकिंग में थोड़ा फास्ट बोल रहे हो, गुजराती एक्सेंट है, यस आई एग्री, क्योंकि हम्म। आई एम कमिंग फ्रॉम द गुजराती बैकग्राउंड। तो इंग्लिश बोलना थोड़ा हमारे में नहीं है, क्योंकि हम बोलते बोलते भी अगर गुजराती निकल जाता है हमारा। तो ये सारी चीजें है। बट रियलिटी की, जो नया बंदा है जिसने लाइफ में कभी स्कूल डेज में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी स्टेज पे चढ़ा नहीं, उसके लिए बड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। क्योंकि क्योंकि काफी सारी ब्रांचेस में बायसनेस होती है। आई एम नॉट सेइंग कि सारी जगह पे होती है, काफी जगह पे होती है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जो कमेटी मेंबर होता है उसका ज्यूरी के साथ कुछ हो सकता है कि भाई ऊपर नीचे सेटिंग वगैरह है, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि उस हिसाब से हो सकता है। राइट। तो ये चीजें हो सकती है, बट मैं नहीं बोला कि सारी चीजें होता है, क्योंकि मेरा कोल्हापुर में भी हुआ है, वसई में भी हुआ है। तो मैं नहीं बोल सकता कि भाई कि सारी जगह पे होता है, बट काफी चीजें होती है। तो ये चीजें है। एंड ऑन अदर हैंड, पेपर प्रेजेंटेशन का जैसे आपने बोला कि पेपर प्रेजेंटेशन में रिम्बर्समेंट का जो है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें भी क्या सीन है कि रिम्बर्समेंट का आप दे सकते हैं ऑब्वियसली। चिराग मैंने भी बोला कि सारा पेपर, सारा रिम्बर्समेंट मिलेगा अपने को, बट कभी टाइम लगता है। क्योंकि मेरा वैसे ब्रांच का जो रिम्बर्समेंट था 15 से 20 दिन के अंदर आ गया था, 1 महीने के अंदर आ गया था। ऑन अदर हैंड दूसरे ब्रांच का जो रिम्बर्समेंट है मुझे 2 से 3 महीने लगे थे आराम से। तो कभी भाई मैंने कॉल किया वहाँ पे, वो भी होता है कि भाई यहाँ थोड़ा इशू आ सकता है कि भाई ये है, पर पैसा मिल जाता है, ऑब्वियसली पैसा मिल जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो कि क्या अलग एडिशनल कुछ बोलना हो तो। इन केस अभिषेक भाई, अगर रिइंबर्समेंट में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जैसे 3 से 4-5 महीने का डिले हो रहा है, सो एक बार अपन हम्म। ने अपने एंड से फॉलोअप लिया, बट इन केस कुछ नहीं हो रहा तो कुछ कंप्लेंट वगैरह का कोई रहता है क्या सिस्टम आईसीआई में? इसमें आईसीआई में कंप्लेंट का नहीं होता, बट अगर जो ब्रांच है हम्म। उसके ईमेल आईडी है तो उसमें आप मेल वगैरह डाल सकते हो। उसका जो पर्सनल है, जो पर्सन एडवोकेट किया है, उसको हम बार कॉल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई रिम्बर्समेंट का क्या है सीन, स्टेटस मांग सकते हैं। हम डायरेक्टली आईसीआई की तरफ नहीं जा सकते कि भाई आईसीआई प्रोवाइड करेगा। बट हाँ, कि ऐसा कभी सीन हुआ नहीं कि जिसमें पेपर प्रेजेंट किया हो अभी तक रिम्बर्समेंट ना मिला हो। ओके। ऐसा अभी तक कोई केस बना भी नहीं है, शायद बनेगा भी नहीं। राइट। चिराग भाई, व्हाट्स योर व्यू ऑन एनटीएस एंड कॉन्फ्रेंस? बट माय व्यू ऑन रिम्बर्समेंट इज, वेट करो मिल तो जाता है भाई। ओके। हाँ। वेट करो मिल जाता है। थोड़ा बहुत मतलब टाइम में ऊपर नीचे होता है। हम्म। बट दे विल पे यू 500 600 1000 इवन एक्स्ट्रा। कम हम्म। नहीं मिलता, जितना कम होता है उतना मिल जाता है, ठीक है। ओके। तो ये तो हो गई ये बात। अब सेकंड चीज पे आते हैं, एनटीएस पे। सो व्हाट आई हैड नोटिस, सबसे पहले ना आपकी जो भी गाइडलाइंस है, पर्टिकुलरली आपके जो भी आप इवेंट में पार्टिसिपेट करो या कंपटीशन में जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करो, हम्म। जैसे डिबेट हो गया तो उसमें कुछ गाइडलाइंस अलग होगी कि भाई इसी लिमिट तक बोल सकते हो या समथिंग डिफरेंट डिफरेंट उसमें गाइडलाइंस होगी, लैंग्वेज वगैरह हो गया, टॉपिक आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है, हो सकता है। ड्रामा में अलग अलग गाइडलाइंस हो सकती है, उसमें वो लोग जैसे मैंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे जितना पता है हमारे टाइम पे क्या होता था, अभी भी होता है वही, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे देते हैं कि आपके पिच के इतने मार्क्स, टोन के इतने मार्क्स, स्क्रिप्ट के इतने मार्क्स, प्रॉप्स आप कितने यूज कर रहे हो उसके इतने मार्क्स, टीम में कोऑर्डिनेशन कैसा है उसके इतने मार्क्स, ठीक है, इंगेज कितना कर पा रहे हो आप ज्यूरी को, ऑडियंस को, उसके इतने मार्क्स। तो एक स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं
हर जो भी अपना कंपटीशन होता है उसके अलग अलग होते हैं ये चीजें। तो आपको सबसे पहली चीज तो जान गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, टाइम लगता है लेकिन पढ़ो। उसके बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन रेज करो, ठीक है, कॉल वगैरह उनके नंबर आपको दिए होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर कॉम्पिटिशन की। जब आप प्रैक्टिस वाले में रहते हो, थर्ड या फोर्थ स्टेप जो मैंने बताया था प्रैक्टिस वाला उसके अंदर, ठीक है, तो आपको ये चीज कंफर्म करनी है, उसके बेसिस पे आपको अपनी बढ़िया से प्रैक्टिस वगैरह करनी है। सिर्फ अगर आपको लग रहा है एक या दो पर्टिकुलर ऐसी गाइडलाइंस के पॉइंट्स होंगे जो आपको लग रहा है कि भाई कंफ्यूजन होता है, होगा ही, ऐसे एक या दो पॉइंट होंगे, नहीं है तो वेरी गुड, बट हो सकता है हो, जैसे ड्रामा में हमको तो थे। तो मैं यहाँ पे एक पर्सनल एडवाइस करूंगा जो हमने नहीं किया था बट आपको करना चाहिए। आप क्या करो ना, बिफोर कंपटीशन टॉक टू जूरी, सिंपल है, जूरी से बात करो। आप जूरी से बात करो, आप बीओएस के ना वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो भी बंदा कंसर्न होता है वो वहाँ पे होता है बीओएस वाला, उससे भी बात करो। सबसे पहले आपको बीओएस वाले के पास जाना, बोलना कि भाई जो भी हमारी जूरी है वो कंपटीशन के दिन ही आपको मॉर्निंग में ही पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता, और मॉर्निंग मतलब आपका कंपटीशन थोड़े टाइम पहले ही पता चलता है। तो आप बिफोर परफॉर्मेंस, या फिर अगर बिफोर परफॉर्मेंस किसी रीजन से पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज बिफोर परफॉर्मेंस बहुत प्रेशर होता है माइंड, आप रात को इवन आई वुड से नींद भी नहीं आती, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके माइंड में, तब यही चीज चल रही होती है कि मुझे स्टेज, आपको स्टेज इमेजिनेशन आ रहा होता, आई विल गिव माई बेस्ट एंड ऑल आपके अंदर घूम रहा होता। अगर आपका तब कंफर्म नहीं है चीज, मतलब हो नहीं पा रहा, आप बता नहीं पाए जूरी को, तो आफ्टर परफॉर्मेंस एंड बिफोर रिजल्ट आप बता दो कि भाई एक दो पॉइंट में मुझे डाउट है, मतलब मार्किंग स्किल। देखो परफॉर्मेंस रिलेटेड डाउट है तो ऑफकोर्स आपको परफॉर्मेंस से पहले ही पूछना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है ऐसा, परफॉर्मेंस के बाद नहीं पूछने जाओगे कि भाई मैं क्या ये कर सकता था। लेकिन अगर आपको मार्क्स रिलेटेड या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉइंट कंसिडर होगा नहीं होगा उसके रिलेटेड डाउट है, आप बिफोर रिजल्ट पूछ लो। क्यों? क्योंकि एक बार रिजल्ट अनाउंस हो गया, दे विल नॉट चेंज देयर रिजल्ट। राइट। And when I'm saying this genuinely, they will not change the result। मान लो, मतलब मान लो गलती से भी थोड़े बहुत पॉइंट का फर्क आ गया, और नाम अनाउंसमेंट में भी थोड़ा बहुत हो गया कि नहीं भाई कुछ पॉइंट पाई से कुछ रहा था और नाम अनाउंसमेंट हो गया, ट्रॉफी वॉफी मिल गई, अमाउंट बढ़ गया, चेक वगैरह दे दिया, फोटो वोटो हो गए, फिर आप हाफ एन आवर के बाद खाना वाना खा के जा रहे हो कि हाँ भाई जूरी भाई साहब ये ऐसी ऐसी बात है, दे विल नॉट राइट एंटरटेन यू। राइट राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली रिजल्ट से पहले आई वुड सजेस्ट परफॉर्मेंस से पहले ही कर लो, ये चीजें निपटा दो। क्योंकि अगर आप ड्रामा में हो तो आपके पास पांच छह मेंबर्स होते हैं, तो कोई भी एक पर्सन को आप बोल दो कि भाई ये चीज से जाके बात कर ले। और आप जो भी बात करो डायरेक्ट जूरी से मत करना, बीओएस के कोऑर्डिनेटर्स जो भी हो उनके थ्रू जाना आप। और जो भी आप पूछ रहे हो ना वो ऑलरेडी आपने पूछा होना चाहिए पहले कॉल्स वगैरह पे, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे थे तब, ताकि आपके पास वो बेस रहे कि भाई मैं जो पूछ रहा हूँ जेन्यून मेरा रीजन है पूछने का वगैरह। ये राइट। चीज है वहां पे। परफॉर्मेंस के बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको जो लगता है ना सब कर दो, जो भी रूल्स के अंदर में ना जो लगता है सब कर दो। काफी बार ऐसा होता है हम सोचते नहीं यार ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, कर दो। आपको लग रहा है इससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ये लीगल मूव है, अलाउ है, गो फॉर इट। कुछ मत सोचो, कर दो, गिव योर बेस्ट एंड फुल प्रैक्टिस के साथ जाओ। जैसे आपका मान लो कोई स्पीच है या फिर आप, ठीक है, ड्रामा वगैरह, फुल प्रैक्टिस के साथ जाओ, जब तक आपका परफॉर्मेंस ना हो प्रैक्टिस मत छोड़ना। जैसे आप दूसरे सिटी में जाते हो, मैं आपको किससे बताता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे ड्रामा की टीम्स होती है वगैरह होती है, तो व्हाट आई हैड नोटिस, मान लो मैंने बोला वनडे बिफोर जाना होता है, 25 को मान लो आपका परफॉर्मेंस है, 24 को आप गए। बहुत लोग ऐसा करते हैं 24 को ना फिर घूमने चले जाते हैं हाफ डे, और इवन आई हैड सीन कुछ पर्सन फुल डे घूमने चले जाते हैं। राइट। भाई तुम्हारा कल एक कंपटीशन है जिसके लिए तुमने पहले सिटी लेवल जीता, फिर तुम रीजनल लेवल जीते, तो हाउ कैन यू डू दिस? राइट देखो राइट। थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या डिसिप्लिन वाली बात है, बट बिफोर परफॉर्मेंस आई वुड सजेस्ट यू कि आप मत करो ये सब चीज। 25 तारीख को आपका फंक्शन हो जाए फिर घूमो, कोई नहीं रोक रहा है, फिर लगे तो मैं बोलता हूँ एक दिन और रुक लेना और कर लेना जो आपको घूमना फिरना है, जहां भी विजिट करना है, बट राइट राइट। बिफोर वन डे। क्योंकि आप एक दिन पहले वहां जा रहे हो, और आप एक दिन पहले क्यों जा रहे हो, ताकि आपका माइंड काम रहे। आप उस दिन भी जा सकते हो, और बहुत लोग उस दिन भी आते हैं डायरेक्टली, जिस दिन 25 तारीख को, तो 25 तारीख को सुबह वो लोग उतरेंगे, उनको पता है आफ्टरनून में परफॉर्म करना है, फ्लाइट वगैरह से आते हैं या फिर जो भी उनका शेड्यूल होता है उस हिसाब से आते हैं। बट हम एक दिन पहले इसलिए जाते हैं ताकि हम काम रहें, हम अच्छे से एक आध बार प्रैक्टिस और कर लें, ठीक है, हम हर एक छोटी चीज को पॉइंट आउट करें, ध्यान रखें। तो आप वो जो टाइम है फुल्ली यूटिलाइज करना फॉर योर परफॉर्मेंस।
रीजनल लेवल पे मैंने नोटिस किया है, रीजनल लेवल पे भी कुछ लोग चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीजनल लेवल तक डिसिप्लिन होते हैं, फिर नेशनल लेवल में एक दिन घूमने चले जाते हम्म। हैं, बिकॉज they were very confident on their preparation. It is good to have a confidence, but before one day I would really suggest कुछ मत करो, जो आपका परफॉर्मेंस है उसी पे फोकस करो, एंड लास्ट मिनट थिंग्स जो होती है ना, काफी बार वो आपका विनिंग फैक्टर बन जाती है। इन आवर केस, जैसे मैंने और अभिषेक ने तो साथ में परफॉर्मेंस किया हुआ है एक टाइम पे, तो रीजनल लेवल पे हम लोग टीम थे, जैसे ड्रामा की मैं बात करूँ तो अभिषेक वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर टीम, तो हम लोग हम्म। टीम में ही थे। तो जब हम लोग रीजनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे ना, तो वन डे बिफोर रात को हम लोग ऐसे प्लानिंग कर रहे थे, अचानक से एक आइडिया चमका, हम्म। एनीवेयर कहीं से भी आया कि भाई ये चीज इसमें ऐड हो सकती है, और हम्म। कुछ एक आध का लगा कि ये हटा देते हैं, इसकी जगह ये ऐड करो, हम्म। एंड यू वोंट बिलीव वो चीज हमारा विनिंग फैक्टर बन गई। तो लास्ट डे अवॉइड मत करना, चमत्कार होता है। एग्जाम में एक दिन पढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप परफॉर्मेंसेस करते हो, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में होते हो, तो एक एक आई वुड से 1 आवर 2 आवर ये भी बहुत मैटर करते हैं। हो सकता है आप सो रहे हो रात को, और लास्ट के 2 ही घंटे आपको परफॉर्मेंस करना, और तब आपको कोई चीज चमकी, आप सुबह उठे, आपने वो चीज रेडी की, एंड आप गए स्टेज पर कर दिया। जैसे हम बताता हूँ, हम लोगों ने जब परफॉर्म किया था ना रीजनल का, तो रात को हमने एक चीज डिसाइड, प्रॉप्स में कुछ चेंज हुए थे, तो वो प्रॉप्स बनाना बहुत हार्ड था, मतलब उसमें 3 घंटे जितना टाइम जा रहा था, हमारे हाथ में 2 घंटे जितने थे। तो हमने क्या करा, हमको पता है स्क्रिप्ट तो हमको पूरी याद है, तो हमने अपना पूरा टाइम प्रॉप्स में इन्वेस्ट किया। हमने एक बहुत यूनिक चीज भी की थी, एक दो बहुत रियल दिखाने के लिए हमारे ड्रामे को, तो उन हम्म। चीजों पे वर्क करा, तो 2 ढाई घंटे 3 हमने खींचा, तब स्ट्रेच किया थोड़ा, एंड मॉर्निंग में भी उठे। और मेरे और अभिषेक अपन लोगों पे नेशनल के टाइम पे भी हमारे सॉरी रीजनल के टाइम पे हमारे रूम में थे वो सारे बक्से वगैरह, तो हम हम्म। लोगों ने भी सुबह उठ के वगैरह काटा। फिर हमारी टीम में झील बोत्रा करके एक थी, हम्म। वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी, उसने हमको बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, एंड मूवमेंट के भी कुछ सजेशन। हमारी सारी टीम बेस्ट थी, जैसे मैं मेंशन करूँ, काइजन थी, जुगल था, कृष्णा था, सब लोग एक से बढ़ के एक थे, तो सब लोगों ने बहुत हेल्प करी। और जो मैं बस ये कहूंगा, लास्ट वाली जो चीज होती है उसमें आप थोड़ा ध्यान देना, भटक मत जाना, क्योंकि होता है काफी बार हम लोग बहुत, हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, और हमें ये करना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो फेक कॉन्फिडेंस करो, फेक बोलो खुद से कि आई एम कॉन्फिडेंट, बिकॉज आप जब उस स्टेज पे जाते हो ना, यू नीड कॉन्फिडेंस। ठीक है, अंदर से आ रहा है तो अंदर से, अदरवाइज खुद को बार बार बोल बोल के जगाओ कॉन्फिडेंस अंदर, और जाओ। बट बिफोर परफॉर्मेंसेस वो टाइम सिर्फ परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करो, प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करो, दैट्स इट, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा सब वर्थ इट लगेगा। और हाँ, अब आप सोच रहे होंगे, नहीं यार, मेरा तो इंस्ट्रूमेंट बजाना मेरी हॉबी है, ड्रामा मेरी हॉबी है, मैं तो ऐसा करूंगा नहीं, मैं तो भाई मजे से करूंगा, नहीं होता, प्रेशर बढ़ जाता है, एंड में प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम लोग यहाँ वहां वो टाइम दे देते, मत देना, कॉन्फिडेंस रखना, कूल रहना, टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करना। और वैसे एक लास्ट चीज बोलूंगा कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है, जीतो हारो अलग चीज है, सिलेक्शन होनी हो अलग चीज है, पार्टिसिपेट करना है, ट्राई करना है, क्योंकि अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी उस स्टेज पे पहुंचोगे ही नहीं। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने सबसे पहला आईसीआई का इवेंट ही देखा था इंटर के बाद, उसी के बैच के बाद, सीए डे के दिन, कुछ लोग मस्त स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे थे, उस हम्म। दिन मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा, मेरे को वो लोग एकदम ऐसे स्टार टाइप लग रहे थे कि भाई कितना मस्त ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं भाई, दे बिकम वाओ, हाउ गुड दे आर डूइंग। बहुत हम्म। इंप्रेस हुआ, मेरे को लगा कि भाई ये तो स्टार जैसे लोग हैं, मतलब भाई ऐसे कितना मस्त किया इन लोगों ने, कितना इनमें टैलेंट है। तो हम्म। दैट डे आई डिसाइडेड, अगले साल सीए डे के दिन आई विल परफॉर्म। अगले साल हमने परफॉर्म किया, ऑडियंस से बहुत तारीफें मिली, सब मिला, बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मैं और अभिषेक जैसे हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट साथ में ही किए हुए हैं, फिर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, एनटीएस वगैरह में पार्टिसिपेट किया, तो धीरे धीरे चीजें होती गई। तो विद टाइम ये आएगा, जरूरी नहीं आपका पहली बार में हर जगह सिलेक्शन हो जाए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब एमओसी के लिए मैं गया था, वहां मैं नहीं हुआ था मेरा, फिर मैंने एज ए वॉलेंटियर परफॉर्म किया, तो मुझे तो पता भी नहीं था पेपर प्रेजेंटर जैसा कुछ होता है। तो वहां पे जब पेपर प्रेजेंटर आए, आई वॉज वेरी इंप्रेस, भाई ये लोग कितना मस्त बोल रहे हैं यार, कितनी मस्त इन्होंने पीपीटी बनाई है। तब बहुत डाउट होता है कि भाई पीपीटी कैसे बनाई होगी, इन लोगों ने स्पीच की कैसे प्रैक्टिस की होगी यार, इनकी तो फ्लुएंसी इतनी अच्छी है। तो डाउट्स होंगे, क्योंकि आप जब एज ऑडियंस किसी को देखते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई वो तो भाई अलग एक स्टेज पे है, उसके पास तो अलग टैलेंट है, तो आप ना वो चीज करने से पहले थोड़ा सोचते हो। तो मैं कहूंगा वो सोच हटा दो, मेहनत करना चालू करो, और आप भी उस स्टेज पे जा सकते हो। तो दैट डे आई डिसाइड कि मैं अगले साल पेपर एटलीस्ट सबमिट कर दूंगा। तो लास्ट डे थी, मैंने लास्ट डे सबमिट किया, हम्म। गॉड ग्रेस मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड मैं जीत भी गया वो पेपर प्रेजेंटेशन।
तो मतलब पिछले साल जो मैंने एमओसी के लिए किया वहां मेरा नहीं हुआ, फिर मैं वॉलंटियर बना, फिर अगले साल सीधा पेपर प्रेजेंटेशन और विन, और वो नेशनल लेवल मतलब कॉन्फ्रेंस थी। तो हम्म। एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको लग रहा है आप बोल नहीं पाओगे, फंबल करोगे, एनीथिंग इज पॉसिबल। हु नो यू विल बी द विनर। मैं सच बता रहा हूँ। मे यू गेट एंड अप विद ट्रॉफीज। सो हम्म। कुल मिला के आपको पार्टिसिपेट करना है, ट्राई करना है, दैट्स इट। और कुछ चीजें ऊपर नीचे होगी, काफी बार आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे जूरी के डिसीजन से, ऑडियंस के रिस्पॉन्स से। इट्स ओके, ऑल इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। इट्स ओके, किसी चीज को पर्सनली मत लेना, प्रोफेशनली लेना, सीखना, आगे बढ़ना, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। हो राइट। गया। तो इसमें चिराग भाई मेरे को ये पूछना था कि सपोज अगर जो मार्किंग स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंग अगर जो विनर्स है अगर वो डेविएशन ज़्यादा होता है सो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन वगैरह ऐसा होता है क्या जनरल इवेंट्स में, बिकॉज बायसनेस हर जगह होती है, बहुत ब्रांचेस हाँ। में थोड़ी ज़्यादा होती है, कुछ ब्रांचेस में थोड़ी कम होती है। सो उसके रिगार्डिंग आपने ऐसे बोला एक्शन पहले लेना है, तो फिर सिकल्स क्या स्टेप्स होने चाहिए मतलब बेसिकली? स्टेप्स क्या होने चाहिए ऐसा? हाँ। तो देखो, स्टेप्स में जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। हम्म। तो हमको एक क्वेरी थी, ड्रामा कंपटीशन में हमने पार्ट लिया था, अभिषेक भी हमारे साथ ही था। हम लोग हम्म। टीम एज ए टीम गए थे नेशनल लेवल पे। अब वहाँ चीज क्या हुई ना, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे ना, तो हमारी टीम की एक आदत थी, हमारा पहला स्टेप यही होता था, गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ो। सबसे पहला स्टेप, ड्रामा वगैरह वी विल परफॉर्म, वी हम्म। हैव दैट थिंग इन आवर हेड। ड्रामा तो हम्म। करेंगे, पर पहले गाइडलाइंस पढ़ो, क्योंकि जो करना है दायरे में रहकर, रूल्स में रहकर, कि भाई रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को चीजें करनी है। राइट। हम लोगों ने गाइडलाइंस पढ़ी, एक चीज में, एक ही ऐसा चीज था जिसमें हमको डाउट था। हम्म। तो एक चीज में हमको डाउट था कि जो ड्रामा कंपटीशन है उसमें नुक्कड़ नाटक अलाउ है क्या। हम्म। तो हम लोगों ने क्या करा था ना, जब रीजनल पे परफॉर्म कर रहे थे, हम लोगों ने रीजनल की कमेटी को पूछा था। उन लोगों का आंसर हमें आता है कि यार ऐसे रूल वाइज जाएं तो ड्रामा ही है, नुक्कड़ नाटक इज नॉट अलाउड। बट ऐसा क्या हुआ ना कि जब हमारा सिटी लेवल पे कंपटीशन हो रहा था तो जूरी को पता नहीं था। तो उन लोगों ने नुक्कड़ नाटक तब अलाउ किया, मतलब रूल्स में तो नहीं लिखा है, लेकिन वो राइट। जूरी के मार्क में था, तो उन्होंने जूरी उस हिसाब से मार्क्स दे दिए। तो रीजनल में भी ऐसा होगा कि जूरी को अभी, क्योंकि जूरी ने रूल्स नहीं पढ़े ना, राइट। जूरी ने रूल्स ही नहीं पढ़े। हाउ? तो ठीक है, तो जूरी ने रूल्स नहीं पढ़े, तो हम लोगों ने उनको बहुत फोर्स किया कि पहले उन्हें रूल्स भेजो, हम्म। क्योंकि वो रूल्स के बेसिस पे मार्क्स होते हैं ना। ऐसा यस। होता तो नहीं कि हवा में थॉट आ गई, नहीं भाई मेरे को ये बंदा अच्छा लग गया, आई विल गिव हम्म। हिम मार्क्स। नो, रूल्स के बेसिस पे होता है। रूल्स के बेसिस पे मार्क्स अलॉट होते हैं, आपकी पिच टोन, अगर आप ड्रामा में हो तो पर्टिकुलरली स्किट क्या है आपका, फिर आपके प्रॉप्स कितने हैं, टीम कोऑर्डिनेशन कैसा है, ठीक है, आप लोगों की फ्लुएंसी कितनी है, डायलॉग इम्पैक्ट कितने डाल रहे हैं, परफेक्ट पॉजेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हर चीज वो लोग ध्यान रखते हैं। तो उस हिसाब से कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, हिंदी में है कि इंग्लिश में चीजें है, इंग्लिश में है कि किस में है। तो हम लोगों ने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एक बार जूरी से बात कीजिए, क्योंकि ऐसे तो, क्योंकि हम लोग क्या करे थे ना, ऑलमोस्ट हम लोग 7 8 डेज 10 डेज से पूरा अच्छे से परफॉर्म करके हमने अपना ड्रामा टाइप बनाया। हम्म। अब कल को किसी ने वहां नुक्कड़ नाटक कर लिया, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग गया, क्योंकि हम्म। नुक्कड़ नाटक इज मोर अटेंशन बेस्ड, मतलब यस। उसका फोकस अटेंशन पे बहुत यस। होता है। यस। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल होते हैं ना नुक्कड़ नाटक, ऑन स्टेज हम्म। तो ठीक है, आप किसी भी चीज पे कर लोगे, नुक्कड़ नाटक प्रैक्टिकली होते हैं, वो होते हैं जनता को जागरूक करने के लिए। हम्म। जैसे आप देखते होंगे बहुत सेंसिटिव और अच्छे टॉपिक्स पे होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या समाज सुधारो, करप्शन हटाओ। आप लोग हम्म। देखते होंगे काफी बार जब इलेक्शंस के टाइम पे रैलियां निकलती है, तो कुछ लोग हम्म। कपड़े पहन के एक्ट करते रहते हैं रोड्स वगैरह पे भी, या फिर उनका हम्म। जो स्टेज होता है वहां पे भी। तो उसी को मतलब नुक्कड़ नाटक कहते हैं। तो वहां पे जब ऑन स्टेज होता है ना, तो डिफरेंट टॉपिक्स पे नुक्कड़ नाटक होता है। सोशल टॉपिक्स हो सकता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, हम्म। एजुकेशन पे हो गया, करप्शन पे हो गया, हो सकता है। और सीए टॉपिक्स पे भी होता है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई इंस्टीट्यूट में हम कर रहे हैं, तो सीए के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि इस नुक्कड़ नाटक इज अलाउड। तो रीजनल लेवल पे तो फिर कमेटी बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने ज्यूरी से बात करा एक दिन पहले कि देखो आई थिंक यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है, नुक्कड़ नाटक अलाउ नहीं है, ड्रामा अलाउ है। ठीक है, राइट। ड्रामा अलाउ, बिकॉज हम्म। बिकॉज वो रूल्स में है, एंड वी ऑल आर बाइंड बाय द रूल्स, सिंपल लॉजिक यही है भाई। श्योर। ठीक है, क्योंकि रूल्स के दायरे में रह के करना है। तो हम लोगों ने वहां परफॉर्म करा, हम लोग विन किए। एंड जूरी ने जब हमको रिजल्ट्स भी अनाउंस किए, तो वहां पे एक दो टीम थी जिन्होंने नुक्कड़ नाटक किया था, तो जूरी ने हमको बताया कि कुछ टीम्स का हल्का सा अट्रैक्टिव था, बट बिकॉज नुक्कड़ नाटक इज नॉट अलाउड, ड्रामा कॉम्पिटिशन है, यू यस। आर द विनर बिकॉज यू फॉलो द गाइडलाइंस। हम्म। बिकॉज ठीक है ना, अब क्रिकेट हो रहा है, वहां फुटबॉल लेके थोड़ी जाओगे यार।
राइट। बैट और बॉल ही लेके जाओगे, हम्म। क्रिकेट ही होगा। ठीक है। तो फिर हम जब नेशनल में गए तो आई थिंक जूरी को ये चीज नहीं पता थी कि नुक्कड़ नाटक इज नॉट अलाउड, और दिस कंपटीशन इज ऑल अबाउट ड्रामा। अब उसके अंदर क्या हुआ ना, कुछ एक आध टीम ने नुक्कड़ नाटक के एलिमेंट ऐड कर दिए, किसी का हाफ नुक्कड़ नाटक हाफ ड्रामा प्ले था। उस हिसाब से फिर जूरी ने मार्क्स अलॉट किया, एंड कुछ टीम्स थी जो जीती, एंड कुछ टीम्स थी जिनको मतलब जिन्होंने प्रॉपर ड्रामा किया था। क्योंकि नुक्कड़ नाटक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, सिंपल है। आप लोग अगर डेली देखते होंगे नाटक वगैरह, एक्टिंग का किसी को शौक है, उसको थोड़ा नॉलेज होगा, तो उसको पता है कि नुक्कड़ नाटक में अटेंशन बहुत स्पैम बहुत बढ़ जाता है ऑडियंस का। यस। जैसे 10 मिनट का है तो वो 8 मिनट तो देखेगा ही आपको, और ज्यादा अच्छा वो 10 के 10 मिनट देख लेगा। हम्म। ड्रामा में क्या होता है, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट, कोई इमोशनल बंदा है, उसको इमोशनल ड्रामा अच्छा लगेगा, फनी है फनी अच्छा लगेगा। एंड ड्रामा ऑल्सो नीड क्रिएटिविटी। नुक्कड़ नाटक में तो ऑब्वियसली वो तो इनबिल्ड ही है कि क्रिएटिविटी एंड वो सब आ हम्म। जाता है, अटेंशन वगैरह। तो इस हिसाब से कुछ चीजें थी, तो वहां के जूरी ने जो है वो टीम्स वगैरह अनाउंस की, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आफ्टर रिजल्ट्स। वही यही मिस्टेक हो गई। यही मिस्टेक हो गया, तो राइट। जूरी ने और वहां के जो कमिटी थी बीओएस वाले, उन्होंने में एक ही, और बीओएस वाले जो कंसर्न बंस होते हैं उनको तो हम लोग, उनसे तो हमारी जान पहचान हो गई थी, इतने कॉल्स हमने किए थे उनको डिस्कशंस के हम्म। लिए। एक एक छोटी छोटी चीज हम पूछ रहे थे भाई, कि हमको किस तरीके से जाना, होटल अरेंजमेंट क्या है, ठीक हम्म। है, फिर उसके बाद क्या रूल्स है, गाइडलाइंस है, एक एक गाइडलाइंस हमने पूछी उनसे। हम्म। बट स्टिल आफ्टर रिजल्ट कुछ नहीं होता। और आपको जूरी तक अपनी बात पहुंचानी है। आप ये सोच रहे हो आप बीओएस तक पहुंचा दोगे, आप ये सोच रहे हो वहां का कोई कोऑर्डिनेटर है कमेटी तक पहुंचा दोगे, कुछ नहीं होने वाला। हम्म। जूरी के कान में और दिमाग में आपकी बात जानी चाहिए, आपकी डाउट्स पहुंचने चाहिए। कुल मिला के आपको कम्युनिकेशन गैप जूरी के साथ नहीं रखना है, हम्म। और जो भी आप करो बीओएस के थ्रू करना। ठीक है। तो ये चीज है, तो आफ्टर रिजल्ट कुछ होता नहीं। एंड एक कंपटीशन था, उसके अंदर एक जूरी आई, तो मेरे को बहुत सरप्राइज लगा। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये आई रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड आईसीए, ऐसा मत करो, गैम्बल लगता है। तो क्या हुआ कि वो जूरी आई, वो जूरी बोल रही है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो ड्रामा की जूरी है, ठीक है, वो ठीक इसी की, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा कंपटीशन है, ड्रामा की जूरी वो आई। तो थे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थी, वो आके मतलब अपना बोले कि आई एम, माय नेम इज दिस एंड दैट, एंड आई एम जूरी ऑफ दिस कंपटीशन। एंड में उन्होंने दो चार लाइन बोली कि मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है इस कंपटीशन में, फील्ड में, और मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, बट मुझे एज ए जूरी यहाँ बुलाया गया है, मैंने पहले कभी ऐसे इवेंट जज नहीं किए हैं। We win city level, we win regional level, we are there competing with among the best teams of India। एंड जूरी से फिर जब हम ये सुनते हैं, तो यू शुड ऑल्सो चूज बेस्ट जूरीज ऑफ इंडिया। श्योर। आईसीआई हैव वेरी गुड बजट, भाई कोई कमी नहीं है, तो जूरी अपॉइंट कर लो अच्छी, बस वो है, जूरी अच्छी अपॉइंट करो। और एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कंपटीशन होता है ना, बिफोर 3 4 डेज, 5 डेज आई वुड से, एक जूम मीटिंग या कुछ अरेंज करो, जो भी कंपटीशन है पर्टिकुलर, उसके रिगार्डिंग रीजन लेवल पे भी कर लो या सेंट्रली भी कर लो, विद कोऑर्डिनेशन एंड ऑल। और मतलब जो भी गाइडलाइंस है ना, हर टीम को बता दो, ये गाइडलाइंस है, इसी तरीके से फॉलो होगी, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। 5 6 दिन पहले ही हो जानी चाहिए, ताकि आपको बफर टाइम मिल जाए अपनी प्रिपरेशन में एडलेस करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए। एक ये मेरा बस सजेशन है, और जूरी जो है उस फील्ड की होनी चाहिए। ठीक है। आप लता मंगेशकर को क्रिकेट जज करने के लिए नहीं बुला सकते, उसको थर्ड एम्पायर बनाओगे या एम्पायर बनाओगे तो भाई हो गया काम। जीत गए आप, वही वही। हो गया। राइट राइट। तो वही है, नहीं, वेरी बस उस राइटली चीज सेड को, चिराग भाई। 100% आई अग्री विथ ऑल पॉइंट्स यू सेड बिकॉज कि। इसमें ऐसा लगता है कि हम्म। बंदा पॉइंट आउट कर रहा है, ये बोल रहा है, बट इट हर्ट्स। और ये सिर्फ मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टीम में एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है। हम्म। पेंटिंग में अराउंड 20 जने थे, हम्म। अगर तब वो जरूर बोले कि यार मेरा तो बचपन से इंटरेस्ट सिंगिंग में था, और ड्राइंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हाँ। और मैं तुम्हें ड्राइंग के लिए जज कर रहा हूँ, राइट। तो वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखेगा। वो देखेगा कि भाई उसे अच्छा क्या लग रहा है, अच्छा वाह क्या हम्म। कलर किया भाई, क्या कलर किया, इससे लेगा। लेकिन वो जो बारीकियां होती है पेंटिंग के अंदर, कि भाई ये मैसेज क्या दे रहा है, इस हम्म। बंदे ने कितने कॉम्प्लेक्स सिटी से बनाया है उस चीज को, कितनी गहराई है उसके अंदर, ये मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है, वो समझने के लिए एक बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में। राइट। ठीक है। जैसे हमारे, हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो पर्टिकुलर अगर वो इवेंट है तो उसका एक्सपीरियंस बंदा जूरी बनाओ,
किसी को भी, हाँ भाई आप फ्री हो, हाँ एज ए जूरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कंपटीशन है, मत करो ऐसा, क्योंकि ये बहुत राइट राइट। खराब लगता है, मतलब बहुत खराब लगता है, और फिर एंड में आप लोग बोल देते हो कि रिजल्ट अनाउंस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली राइट, वो इतनी अपन मेहनत करे, सिटी जीते, ब्रांच बिकॉज जीते, फिर राइट। हाँ, बिकॉज आई वुड से जो भी बंदा नेशनल तक पहुंचता है वो ऑलरेडी अपना 1 1.5 महीना 2 महीना दे चुका होता है। दे चुका होता है, राइट राइट। वो बॉस से गालियां खा रहा है, वो हम्म घर पे सुन रहा है कि मैं रात को लेट क्यों आ रहा है, ठीक हम्म है, वो अपनी पर्सनल चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हम्म जस्ट टू रिप्रेजेंट हिज सिटी, रिप्रेजेंट हिज रीजन एट नेशनल लेवल। और हम्म जब वो एंड में घूमता है, बहुत दर्द होता है। राइट। मैच्योरिटी की है कि अब बंदा बताएगा नहीं, बट हम्म। इट हर्ट्स। इट और हर्ट्स, इट ऐसा हर्ट्स। नहीं करना चाहिए। और हम्म रूल्स जो होते हैं सबके लिए सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी को 2 रूल्स पता है तो वो उस बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, और किसी को वो रूल्स पता ही नहीं है, वो रूल्स वो ब्रेक डाउन कर देता है या वो रूल्स राइट। को फॉलो नहीं करता, एंड उसकी परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली फिर डिफरेंस आएगा। और हम्म उस बेसिस पे जूरी को भी वो रूल्स नहीं पता, इवन राइट। जूरी को, आई थिंक जूरी गाइडलाइंस कुछ जूरीज तो पढ़ती भी नहीं गाइडलाइंस। यस। तो अगर जूरी ही नहीं पढ़ेगी गाइडलाइंस तो वो जज कैसे करेगी? तो थोड़ा सा आई थिंक सिस्टम में ये एक आध चीजें चेंज लानी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट चेंज जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि एट द एंड जूरी सब डिसाइड करती है। Right. So I think it's one suggestion from all three of us to our respected stakeholders कि जो रूल्स में है ना, एक्चुअली थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए टू जूरीज भी एज वेल एज स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल तीनों लेवल्स पे, ब्रांच, रीजनल्स एंड नेशनल्स। रूल सबके लिए सेम रहेंगे तो जजिंग का क्राइटेरिया भी सबके लिए सेम रहेगा। कहीं पे भी इम्बैलेंस नहीं हुआ कि दो लोगों को ये रूल पता है, दो लोगों को ये रूल पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रूल्स में एनटीएस में लिखा हुआ है कि आप एक साल में एक ही कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, बट उसमें भी लूप होल क्या है जो मैंने ढूंढा है कि एक ही कंपटीशन बोला है ना, बट मैं मल्टीपल ब्रांच से तो कर ही सकता हूँ। बट ऐसा नहीं चलता दोस्तों, आपको एक ही ब्रांच से एक ही कंपटीशन में एक ही साल में पार्ट लेना है। ये सब चीजें तो, ये तीनों चीजों मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको मन हुआ मैं पिच डेक ही लूंगा कंपटीशन, बट मैं एक एक कंपटीशन पिंपरी से कर देता हूँ पिच डेक का, एक कंपटीशन में पुणे से कंसिडर कर लेता हूँ पिच डेक का। सो ऐसा नहीं चलेगा, बट ये चीजें रूल्स में लिखी नहीं है, इसलिए रूल्स में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर श्योर। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच चिराग भाई एंड अभिषेक भाई फॉर योर टाइम। और मैं आई कुछ ऐड थिंक, करना चाहूंगा या श्योर श्योर। कि आपने पूरे पॉडकास्ट देखा है, उसमें आपको पता चला है कि क्या चीज होती है और क्या डार्क रियलिटी है चीज की। बट आई एम सेइंग कि जो नॉन एकेडमिक साइड है कि फॉर एग्जांपल एनटीएस है, पेपर प्रेजेंटेशन है, वो एबिलिटी टू चेंज योर एटीट्यूड, योर माइंडसेट एंड योर राइट। कॉन्फिडेंस। हम्म बिकॉज मैं जब तक मैंने लाइफ में पहली बार स्टेज कब रखा, जब मैं एनटीएस में था। स्कूल डेज में मुझे कभी मौका नहीं मिला, आई वॉज इंट्रोवर्टेड पर्सन। मुझे कभी, मेरे को बात करने भी नहीं आती थी, अभी थोड़ा बात कर सकता हूँ मैं। तो अभी जो जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा, जो एनटीएस पेपर प्रेजेंटेशन और जो भी इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसकी वजह से आया है। तो यस, ये अगर ये सारी चीजों को इग्नोर करें कि पॉलिटिक्स है, ये चीजें होती है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एज वेल एज एडिक्टिव भी है, कि अगर आपको एक बार लत लग गई चीज की, तो उससे बाहर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे काफी दोस्त है जो राइट राइट इसमें बार बार पेपर प्रेजेंट कर ही रहे, एमटीएस में जा ही रहे, उसके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगे रहे, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रहे, ये राइट। चीजें है। हम्म बट हाँ, बट अगर लिमिट में किया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऐसे गिविंग अस। क्योंकि बाकी कोई भी कोर्स जो देखो आप, सीएस, सीएमए या सीएफए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो नहीं आपको ऐसा होता। प्रोवाइड करे। राइट 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 राइट। देखो सर, दोस्तों, कमियां है, हर जगह कमियां है, पर उस कमियों से डरना नहीं है, हमें अपना बेस्ट देना है। देखते हैं, सिलेक्ट हुए तो ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, क्या ज्यादा ज्यादा हम लोग सीखेंगे कुछ ना कुछ ट्राई चीज। एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई, नेवर सरेंडर। आफ्टर में देर इज नवंबर। यस, राइट। सो थैंक यू सो मच चिराग भाई, अभिषेक भाई, फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू आई सो थिंक मच। अपन और पॉडकास्ट प्लान करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे। श्योर सो भाई, या श्योर। थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों को भी थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए, आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यू मिली रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।